नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लास IQ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने कल पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम आपके लिए कक्षा 10 की सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो हम आज सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस भारत और समकालीन विषयों का चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद इसकी शुरुआत करता हूँ। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप को राष्ट्रवाद हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अपने भारत के बारे में जिक्र करते हैं। उससे पहले कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राह है जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। उठा धनुष और लगा तीर और साध अपनी मंजिल का निशाना, फिर देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो दोस्तों, मैं सवाल करता हूं भारत में राष्ट्रवाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका बनाने से पहले मैं इसे पूरा दो बातें कर देता हूं। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में एक कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1600 ईस्वी में स्थापना होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। कहां पर? ब्रिटेन में। 1608 में भारत में शासन था मुगल शासक जहांगीर के समय कुछ अंग्रेज भारत की व्यापारिक स्थिति देखने के लिए सूरत में प्रवेश करते हैं। जहांगीर से वो अनुमति भी लेते हैं। जहांगीर कुछ अनुमति देता है, लेकिन अनबन हो जाने के कारण उन्हें अनुमति नहीं मिल पाती। अब मैं बात करता हूं 1717 ईस्वी की। 1717 ईस्वी की हमें पढ़ना है 1915 के बाद का। इस पाठ में 1915 के बाद में, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ी भूमिका आपको बता दूं जिसको आपको ज्यादा समझ में आए। 1917 में शासक था फर्रुख सियर अंग्रेजों को अनुमति दे देता है कि आप भारत में शासन कर सकते हैं और सालाना 1 साल के में 3000 रुपए जमा करा सकते हैं। यानी 3000 रुपए आप सालाना हमें देंगे और भारत में आप व्यापार कर सकते हो। वाह बेटे, मौज कर दी। फर्रुख सियर ने अंग्रेजों की क्या कर दी? मौज कर दी। अब अंग्रेज धीरे धीरे शासन करने लगे। करते करते वो बंगाल की तरफ पहुंचे। तो बंगाल का शासक था, नवाब था सिराजुद्दौला जाते ही अंग्रेजों से कर मांगा। तो उन्होंने कहा कैसा कर? भारत के सुल्तान है जो फर्रुख सियर, उन्होंने अनुमति दी। उन्होंने कहा कि हम जो मुगल है उनके नीचे नहीं आते, उनके अंडर में नहीं आते, उन पर वो हमारे ऊपर राज नहीं करते, हम स्वतंत्र हैं। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य और अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध होता है, बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है। 1757 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। किसके मध्य? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। इस युद्ध में मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करता है और सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नया शासक बनता है मीर कासिम। पहले मीर जाफर को बनाते हैं, मीर जाफर को हटा देते हैं, उसके बाद मीर कासिम से भी अंग्रेजों की अनबन हो जाती है और एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य। मीर कासिम इसमें हार जाता है, मारा जाता है। अब पूरा क्षेत्र बंगाल का वो अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। इस युद्ध ने हम भारतीयों की एक तस्वीर बदल दी थी। अंग्रेजों का शासन पूरी तरह बक्सर के युद्ध के बाद भारत में स्थापित हो चुका था। धीरे धीरे अब अंग्रेज अपना जो प्रभुत्व है वो पूरे भारत पर जमा लेते हैं। उसके बाद में 1857 में एक विद्रोह भी होता है जो असफल, 1857 की क्रांति भी होती है जो असफल होती है। अब मैं बात करता हूं 1915 की। देखो 1915 की। अब आता हूं मैं इस पाठ पर 1915 क्या होता है। 1915 में भारत की इस धरती पर एक व्यक्ति का आगमन होता है जो दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। उनका नाम है महात्मा गांधी बाबा। महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन। कब? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहां आते हैं? भारत में। दक्षिण अफ्रीका में वो एक सत्याग्रह भी करते हैं, रंग भेद और नस्ल
के विरुद्ध जो आंदोलन होता है उनका नेतृत्व भी वहाँ दक्षिण अफ्रीका में कौन करते हैं? महात्मा गांधी। अब लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि ये बाबा जब दक्षिण अफ्रीका में इतना बड़ा आंदोलन छेड़े हैं तो यहाँ आकर भी कुछ करेंगे। 9 जनवरी को कौन सा दिवस आता है? 9 जनवरी को आता है भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। गांधी जी के आगमन पर एक दिवस भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब आता है? 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी 1915 को भारत में आगमन होता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत की दयनीय स्थिति को देखते हैं, विचार करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से भी खराब स्थिति इस देश की, मुझे इस देश के लिए कुछ करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं 1916 की। 1916 में क्या हो रहा है? 1916 में हो रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन। बनारस विश्वविद्यालय के इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय गांधी जी कहने की सूचना मिलती है, गांधी जी को न्योता भेजते हैं। गांधी जी को क्या कहते हैं? न्योता देते हैं कि बनारस हिंदू विद्यालय का जो उद्घाटन समारोह है उसमें आप आए। गांधी जी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इस समारोह पर आते हैं और गांधी जी को आते ही कहा जाता है कि आप भाषण दीजिए। गांधी जी भाषण देने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं कि मुझे आप लोगों को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई, मुझे आप लोगों को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि उस समारोह में बड़े बड़े नेता वो आए थे, राजा महाराजा वो आए थे। तब गांधी जी ने कहा कि मुझे आपको देखकर खुशी नहीं हुई, अगर इस समारोह में अगर गरीब मजदूर और किसान आते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। ये बात सुन रहे थे नीचे बैठे उनके गुरु बताए जाते हैं राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि बड़ी तमन्ना है आपकी गरीब और मजदूर किसानों के लिए करने की। गांधी जी ने कहा बड़ी तमन्ना है, मैं उनके लिए करूं। तो गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है। ये सत्य है कि गाँव में ही भारत की संस्कृति अभी तक बसती है। तो गांधी जी ने कहते हैं कि आप बड़े राजनीतिक हो तो मैं आपको आज के बाद अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं। तो महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और यहां से महात्मा गांधी की एक राजनीतिक आंदोलन है जो सत्याग्रह, वो यहां से शुरू हो जाते हैं। अब गांधी जी को एक छोटा सा न्योता आता है सत्याग्रह का। तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो अब हम बात करते हैं 1916 की कर लिया, बात करते हैं 1917 की। 1917 में क्या है? 1917 में एक हो रहा है किसान आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन। कब? 1917। गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ये किसके विरुद्ध हो रहा है? यह हो रहा है नील की खेती के विरुद्ध। नील की खेती के विरुद्ध। नील वही जिसे हम वस्त्रों में घेरने के लिए यूज करते हैं, सफेदी बढ़ाने के लिए जिसका यूज करते हैं। नील की खेती की एक खासियत है, अगर नील की खेती अगर किसी एक जमीन पर कर ली जाती है तो बाद में वह भूमि है वो बंजर हो जाती है, दूसरी फसल पैदा होती है। तो किसान कहते हैं कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज इन पर दबाव बनाते हैं क्योंकि इंग्लैंड में इसका व्यापार काफी था, इसका नील की खेती की मांग बहुत थी इंग्लैंड में। तो अंग्रेजों ने दबाव डाला कि आप नील की खेती करें, लेकिन किसान मना करेंगे नील की खेती हम नहीं करेंगे। चलो हम नील की खेती कर भी ले तो हमें अच्छे दाम तो मिले, हमें दाम तो मिलना चाहिए, लेकिन नील की खेती में दाम भी नहीं मिल रहा है। तो गांधी जी यहाँ आकर इस चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और नील की खेती के विरुद्ध वो राहत पैदा करते हैं। तो गांधी जी का यह आंदोलन बड़ा सफल रहा और यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा है? तो चंपारण किसान आंदोलन। और वैसे भारत गांधी जी का सत्याग्रह कौन सा है पहला, वो पूछे तो दक्षिण अफ्रीका। अगर भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह पूछे तो कौन सा है? चंपारण किसान आंदोलन। सत्याग्रह गांधी जी के आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो गांधी जी कहते थे सत्य
व अहिंसा का मार्ग, सत्य और अहिंसा का मार्ग। गांधी जी कहते हैं कि सत्य अगर आपका अटल है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आप सत्य पर अड़े रहें तो आपको शारीरिक बल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो गांधी जी के इस आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो सत्य और अहिंसा। अब गांधी जी को अपने गांव से हिम्मत आया। वैसे तो उनका गांव पोरबंदर था, लेकिन गुजरात में जन्मे थे, तो खेड़ा सत्याग्रह कहां पे? गुजरात। खेड़ा सत्याग्रह में भी आंदोलन हो रहा था, किसान आंदोलन कर रहे थे। उनकी फसल खराब हो चुकी थी, अंग्रेजों ने उन पर कर ठोक दिए थे। तो किसके विरुद्ध? कर वसूली के विरुद्ध। कर वसूली के विरुद्ध गांधी जी का आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह, कर वसूली के विरुद्ध में यह आंदोलन छिड़ा था। कौन सा? महात्मा गांधी का खेड़ा सत्याग्रह। तो गांधी जी की अब पॉपुलर हो चुके थे पूरे भारत में कि एक दक्षिण अफ्रीका से एक बाबा है, बड़े ही खतरनाक बाबा है। वो हर काम अंग्रेजों जो काम करते हैं उनको असफल बना देते हैं। पहले चंपारण किसान आंदोलन को असफल किया, सफल बनाया, फिर खेड़ा सत्याग्रह को सफल किया। अंग्रेज वो किसान थे, उनकी जो भी मांग थी उनको क्या किया? पूरा किया। तो गांधी जी अब खेड़ा सत्याग्रह आए हुए थे और खेड़ा से ही कुछ दूरी बाद एक आंदोलन और हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद गांधी जी पहुंचते हैं अहमदाबाद और वहां पर एक आंदोलन होता है अहमदाबाद मिल मजदूर। कब होता है? 1918। किसके विरुद्ध? मिल मालिकों के विरुद्ध। मिल मालिकों के विरोध में, मिल मालिकों के विरोध में। और क्या? वेतन की वृद्धि। मिल मालिक है वो काम ज्यादा करवाते हैं और वेतन है वो कम देते हैं, और वेतन की सबसे प्रमुख कारण यही था, वेतन की वृद्धि। वेतन की वृद्धि के लिए आंदोलन करते हैं। और एक कारण हो रहा है, एक बीमारी थी, पहली थी प्लेग के वंश के लिए। प्लेग वंश है वो 50% दिया जाता था, जिसे अंग्रेजों ने बंद कर दिया। मिल मजदूर है, उन्होंने इस आंदोलन का, इस जो वंश है उसका खंडन किया, कि कहा कि हमें वंश देना चाहिए। गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला और गांधी जी ने प्लेग वंश है उन्हें 35%, 50 में से 35% प्लेग वंश इन्हें दिला दिया। यहां पर गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जहां उन्होंने भूख हड़ताल की, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जहां भूख हड़ताल की। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह है चंपारण किसान आंदोलन, लेकिन गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जहां पर भूख हड़ताल की थी तो वो है अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918। आपको बता दूं कि 1914 से लेकर 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच? ट्रिपल अतांत व ट्रिपल अलायंस के बीच हो रहा है प्रथम विश्व युद्ध। जब गांधी जी कहते हैं कि इन अंग्रेजों का सहयोग किया जाए, अंग्रेजों में कि जो सेना है उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। अंग्रेजों ने विश्वास भी दिलाया कि आप हमारे सहयोग करें, हम आपके लिए कुछ करेंगे। लेकिन क्या किया अंग्रेजों ने? जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जो खर्चा लग रहा था उसका जो कर है वो भारतीयों के ऊपर ही थोप दिया। गांधी जी ने भी कहा था कि आप अंग्रेज, गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्डेंस भी कहा जाता है कि गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों को आप भर्ती, इसीलिए गांधी जी का कुछ जगह आज भी इस बात का गांधी जी का विरोध किया जाता है। तो अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 मिल मालिकों के विरुद्ध हुआ था। वेतन वृद्धि और प्लेग बोनस था 50%, उसको बंद कर दिया गया। तो गांधी जी ने वहां 35% बोनस दिलाया था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जहां गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। तो इसका आप सटीक छोड़ दें। अब आगे बात करता हूं मैं भारत में राष्ट्रवाद। आगे बात है, एक एक्ट पारित किया जाता है जिसका नाम है रोलेट एक्ट। 1919। इसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट। कौन पारित करता है इसे? पारित कौन करता है?
पारित करता है इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग इसे क्या करती है, पारित करती है। इस आंदोलन की कमियां क्या थी, इस आंदोलन की कमियां, सॉरी इस एक्ट की कमियां क्या थी? अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीयों की राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनको कुचलने के लिए इस जो एक्ट है इसको लागू किया, और क्या किया कि शक के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद। तो पहली कमी क्या थी, भारतीय राजनीतिक घटनाओं को कुचलने के लिए कानून बनाया। एक तो कमी ये थी। दूसरी कमी क्या थी, दूसरी कमी थी शक के आधार पर, शक के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर 2 साल जेल में डाल। इसमें कमियां थी कि राजनीतिक, जो भारत में राजनीतिक गतिविधियां थी, कहीं एकजुट होकर कहीं अंग्रेजों पर हमला ना कर दे, इसीलिए ये एक्ट पारित किया और कहा कि भारत में जो राजनीतिक घटना हो रही है उनको कुचलने के लिए कानून बने। दूसरी बात क्या थी कि शक के आधार पर अगर किसी भारतीय पर आप पर शक है कि यह कोई गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि फैला रहा है, तो उसे गिरफ्तार कर दे। कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए इसे गिरफ्तार करें। तो यह था रोलेट एक्ट। इसका आप स्क्रीन छोड़ दे पहले। रोलेट एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी ने एक बड़ा कदम उठाया। गांधी जी ने क्या किया, एक बड़ा कदम उठाया। और क्या किया गांधी जी ने? गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल कर देते हैं और भारतीयों से कहते हैं कि इसके विरुद्ध में जगह जगह रैलियां निकाली जाए, जुलूस निकाले जाए। क्या 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी इस एक्ट के विरुद्ध में हड़ताल कर देते हैं और कहते हैं कि इसके विरुद्ध में जगह जगह जुलूस निकाले जाए, रैलियां निकाली जाए। इसी रैली जब अंग्रेजों को पता चला कि अब एक आंदोलन छिड़ चुका है 6 अप्रैल को, तो क्या करते हैं कि 10 अप्रैल को वो एक लॉ है वो लागू करते हैं जिसका नाम है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ यानी सैनिक कार्रवाई, सैनिक बल, यानी जो भी अब होगा वो सैनिक की कार्य करेंगे। मार्शल लॉ जैसे धारा 144 है उसी प्रकार आप इकट्ठे नहीं हो सकते। अब इस बात का कुछ जगह पता नहीं था कि अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया है और एक बड़ा हत्याकांड अब होने वाला है जिसका नाम है, मैं लिख देता हूं, जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, दिल दिला जाने वाली घटना ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब होता है? यह होता है 13 अप्रैल 1919। कहां पे? तो अमृतसर पंजाब में, अमृतसर पंजाब। जलियांवाला बाग इकट्ठा होते हैं लोग वहां पर, धीरे धीरे लाखों जनसंख्या वहां पर इकट्ठा हो जाती है। उन लोगों को पता नहीं था कि अंग्रेजों ने यह मार्शल लॉ लागू कर दिया है। इस बात का पता चलता है जनरल डायर को। जनरल डायर एक बड़ी सेना लेकर वहां पहुंच जाता है। जनरल डायर, जनरल डायर एक बड़ी सेना लेकर वहां पर पहुंच जाता है और इनको, जो जलियांवाला बाग में जो लोग हैं, उनको बिना चेतावनी दिए उन पर गोलियों की अंधाधुंध बारिश करवा देता है, जिसमें सैकड़ों लोग मर जाते हैं। गांधी जी इसका विरोध करते हैं, गांधी जी इसका बहुत विरोध करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, विसाखी का मेला लगा था, विसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, ये पंजाब की बात है। और जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के उस भारतीयों पर क्या है, गोली चला दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखना 13 अप्रैल 1919। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अब मैं बात करता हूं आगे एक और आंदोलन की जो वर्ल्ड हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां भी हमें पढ़ना पड़ेगा। उसका नाम है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत का अर्थ क्या है? खिलाफत क्या अर्थ है? खिलाफ होना। तो देखो क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने ओटोमन तुर्की की जो खलीफा की उपाधि थी
उसको भंग कर दिया। खलीफा इस्लाम का धर्म का गुरु, उसे क्या कहता है, इस्लाम के धर्म के गुरु क्या कहता है, खलीफा। तो क्या किया कि मित्र राष्ट्र ने तुर्की के खलीफापद की उपाधि को भंग किया। क्या किया, भंग किया। भारत में भी इसका बड़ा, कि भारत में भी मुसलमान जनसंख्या बहुत थी, तो उन्होंने भी इनका क्या किया, विरोध किया। तो भारत में इनका विरोध किसने किया, नेतृत्व कौन था, नेतृत्व जिन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है। एक तो थे शौकत अली और दूसरी से मोहम्मद अली। इन्हें क्या कहा जाता है, अली बंधु। गांधी जी ने सोचा कि यह बड़ा समय है, भारत में हिंदू और मुसलमान की एकता का यह बड़ा। गांधी जी ने लोगों से कहा कि आप मुसलमान भाई खतरे में हैं, तो उनका आप सहयोग करें। अगर हमें कभी हिंदू भाई पर कोई अगर संकट आएगा, तो ये मुस्लिम अगर आज हम इनकी सहायता करेंगे, तो वो हमारी क्या करेंगे, सहायता करें। तो गांधी जी ने यहाँ हिंदू और मुसलमान की एकता पर बल दिया था, और गांधी जी भी इस आंदोलन का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और गांधी जी भी इन अली बंधु जो मुसलमान भाई है उनका क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन 1924 में तुर्की में कमाल पाशा की सरकार बनती है, और जो खलीफा का पद है इसे क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इस आंदोलन के परिणाम क्या निकले, तो इस आंदोलन का परिणाम ये निकला कि इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान की एकता पर काफी बल दिया गया। तो यह था खिलाफत आंदोलन। तो इसका आप स्क्रीन छोड़ दें। खिलाफ अब एक बड़ा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाएगा। अब एक बड़ा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाएगा, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग का प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव कहा जाता है कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे। कब, सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था। कलकत्ता अधिवेशन में, और इसे स्वीकारा कब जाता है कि आप असहयोग आंदोलन कर सकते हैं। तो इसकी अनुमति मिलती है दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में इसकी क्या मिलती है, अनुमति मिलती है। अब गांधी जी हम बात करें कि असहयोगी क्यों चुना गांधी जी ने, असहयोगी क्यों, गांधी जी को इस असहयोग आंदोलन की प्रेरणा कहां से मिली, गांधी जी को इस आंदोलन की प्रेरणा कहां से मिली। तो गांधी जी की एक बड़ी फेमस पुस्तक है हिंद स्वराज। कब लिखी, 1909। इसका संस्कृत अनुवाद है वो प्रवीण पांड्या ने किया था। तो हिंद स्वराज में गांधी जी ने ऐसा क्या लिख दिया कि गांधी जी की खुद की पुस्तक की गांधी जी को प्रेरणा दे रही। गांधी जी ने लिखा कि अगर ये अंग्रेज भारत में स्थापित हुए हैं, तो इनका प्रमुख कारण हम भारतीय हैं। अगर हम भारतीय इनका सहयोग न करें, तो ये अंग्रेज टिक भी ना पाए। लेकिन हम भारतीयों ने क्या है, इन अंग्रेजों का सहयोग किया है। बात करें हम 1757 की प्लासी के युद्ध में, तो सिराजुद्दौला की बड़ी फौज थी और अंग्रेज मुट्ठी भर थे। लेकिन सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया और उसे मरवा दिया। बात करें हम 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति में जो राजाएं थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने सहयोग नहीं किया। अगर उनका सहयोग करते तो शायद हम 1857 की क्रांति थी, उसी समय हम आजाद हो जाते। लेकिन हम भारतीय ने उनका सहयोग नहीं किया। तो गांधी जी यही कहते हैं कि अगर अंग्रेजों का भारतीय अगर सहयोग ना करे, तो अंग्रेज टिक भी ना पाए। और गांधी जी ने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया, असहयोग आंदोलन। एक आंदोलन शुरू कर दिया, असहयोग आंदोलन। अब किसी का सहयोग नहीं करें, यानी अंग्रेजों का अब हम सहयोग नहीं करें। कब, जनवरी 1921 में गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। जनवरी 1921 में कौन सा, असहयोग आंदोलन। गांधी जी बड़े पॉपुलर हो चुके थे, हर व्यक्ति गांधी जी की अब बात मानने लगा था। गांधी जी अब जैसा कहते वैसे ही भारतीय करने के लिए तैयार थे। गांधी जी एक बड़े बाबा के रूप में अब भारत में प्रसिद्ध हो चुके थे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में क्या बातें कही,
पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बात करता हूं मैं असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा और कौन सी बातों को गांधी जी ने महत्व दिया। असहयोग आंदोलन, जनवरी 1921। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो पद और उपाधियां दी गई है उन्हें लुटा दी, उन्हें लुटा दी। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों के जो पद व उपाधियां लुटा दी, उपाधियां दी है, वह उन्हें लुटा दी। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता गांधी जी ने की थी, तो गांधी जी को अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी, केसर-ए-हिंद की। तो गांधी जी ने उस केसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया कि लो वापस लो, कंठम ले लो उपाधि को, मैं केगरा। तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों ने जो पद और उपाधियां आपको दी है, जो भारतीयों को पद व उपाधियां, जो अंग्रेजी पद थे, जो भी अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार में जो भी पद अंग्रेज भारतीयों को दिए थे उन्हें लौटा दे, और जो भी उपाधियां दी है तो उन्हें लौटा दी। तो गांधी जी के कहने पर भारतीयों ने क्या की, पद व उपाधियां लौटा दी। गांधी जी ने और क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि स्वदेशी को अपनाओ, वह विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। बहिष्कार करो। गांधी जी ने कहा कि जो अपने देश की चीज है, स्वदेशी चीज है, उसे अपनाओ, और जो अंग्रेजों की चीज है, विदेशी, उनका बहिष्कार करो। गांधी जी की इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा, जगह जगह विदेशी चीजों को जलाया गया और स्वदेशी चीजों को या खादी के कपड़ों का बहुत महत्व दिया गया, यानी खादी को भी बढ़ावा दिया गया, खादी को भी बढ़ावा दिया गया, खादी को भी क्या है, बढ़ावा दिया गया। और क्या कहा गांधी जी ने? गांधी जी ने कहा कि जो स्कूल व कॉलेज जो अंग्रेजों के हैं और उनका बहिष्कार करो। तो उन्होंने भी कहना माना, स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं ने भी, छात्र व छात्राओं व पढ़ाने वाले अध्यापकों ने भी इनका बहिष्कार किया। नहीं चाहिए आपका स्कूल, नहीं चाहिए आपका कॉलेज, अपने पास रखो। छात्रों ने कहा कि हम स्कूल कॉलेज में, अंग्रेजों के स्कूल व कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, और जो पढ़ाने वाले अध्यापक टीचर्स हैं उन्होंने भी स्कूल और कॉलेज का क्या किया, विरोध किया। और क्या है, अदालतों का बहिष्कार किया, अदालतों का भी क्या किया, बहिष्कार किया। महिलाएं थी वो शराब के ठेके और फिल्मों की दुकानों पर जाकर धरना देने लगी। गांधी जी की बातों का भारतीयों ने बड़े उनका पालन किया। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों की जो पद उपाधि है उन्हें लुटा दे, तो भारतीयों ने लुटा दी। स्वदेशी चीज को अपनाया, विदेशी चीजों का बहिष्कार भी किया, खादी के कपड़े को महत्व भी दिया गया। और क्या कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र और अध्यापक हैं पढ़ाने वाले, उन्होंने भी कॉलेजों का क्या किया, स्कूल और कॉलेजों का क्या किया, बहिष्कार कर दिया। और सरकारी अदालतें हैं उनको भी क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। यह आंदोलन अब धीरे धीरे बढ़ते हुए ग्रामीण इलाकों और आदिवासी इलाकों और शहरी इलाकों में भी जा पहुंचा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लें। अब ऐसे आंदोलन पहुंच चुका है ग्रामीण इलाकों में। कहां पे? ग्रामीण इलाकों में। तो ग्रामीण इलाकों में असहयोग आंदोलन की क्या प्रतिक्रिया रही? ग्रामीण इलाकों में आंदोलन, ग्रामीण इलाकों में आंदोलन। ग्रामीण लोगों ने सोचा कि अब गांधी जी हैं हमारे आगे, तो हम भी अब क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो अवध में थे बाबा, अवध में बाबा सन्यासी बाबा रामचंद्र, सन्यासी बाबा
रामचंद्र। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र ने एक आंदोलन छेड़ा। किन के विरुद्ध? जमींदारों के बढ़ते करों के विरुद्ध। जमींदार है वो क्या कर रहे थे? यहाँ के किसानों पर अधिक कर थोप रहे थे। इन करों के विरोध में सन्यासी बाबा रामचंद्र इन पर क्या करते हैं? जमींदारों को क्या करते हैं? एक आंदोलन छेड़ देते हैं। जमींदारों को जो कर लगा रहे थे उन क्या करते हैं? एक आंदोलन छेड़ देते हैं। कौन? सन्यासी बाबा रामचंद्र। कौन थे ये सन्यासी बाबा रामचंद्र? सन्यासी बाबा रामचंद्र कौन थे? तो ये थे एक गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर क्या होता है? ये गिरमिटिया मजदूर तो ये होते हैं अनुबंधित मजदूर। अनुबंधित मजदूर किन्हें कहा जाता है? गिरमिटिया या अनुबंधित मजदूर। मैं आपको बताऊं कि देश में 5 साल के लिए अपने देश से बाहर भेजते हैं जिन मजदूरों को 5 साल के लिए फिजी, दक्षिण अफ्रीका, घाना यहां भेजते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर। इन्हीं गिरमिटिया मजदूरों में एक थे सन्यासी बाबा रामचंद्र, जिन्होंने अवध में ग्रामीण इलाकों में क्या किया? एक किसान आंदोलन शुरू किया। तो गिरमिटिया मजदूर कौन थे? अनुबंधित मजदूर, जो एक कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंधित, और 5 साल के लिए अपने देश से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते थे। उनमें से एक थे गिरमिटिया मजदूर। कौन? सन्यासी बाबा रामचंद्र। ग्रामीण इलाकों में पहुंचते पहुंचते यह आंदोलन अब आदिवासी क्षेत्रों में आ चुका था। आदिवासी आंदोलन, आदिवासियों में आंदोलन। आदिवासियों में आंदोलन कैसे होता है? देखो, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन शुरू होता है। गुरिल्ला आंदोलन आदिवासी क्षेत्र क्यों होता है? इसका क्या कारण क्या है? आदिवासी कहां? जंगल में उन्हें ही साग सब्जियां, लकड़ियां उन्हें कहां प्राप्त होती? कहां से प्राप्त होती है? जंगल में। तो अंग्रेजों ने क्या किया? जंगल में जाने से प्रतिबंध लगा दिया। जंगल में जाने पर प्रतिबंध, यानी अब जो आदिवासी है, आदिवासी भाई है, वो अब जंगलों में नहीं जा सकेंगे। अंग्रेजों ने उन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तो इन्हीं आदिवासी आंदोलन में एक 24 वर्षीय जिनका नाम था 24 वर्षीय नेतृत्व कर रहा, जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू इनका नेतृत्व करता है। अलूरी सीताराम राजू कहते हैं कि मैं बड़ी दैवीय चमत्कार है मेरे पास, अगर मुझ पर अंग्रेज गोली चलाएंगे तो उस पर मेरा कोई असर नहीं होगा, मैं अंग्रेजों की गोलियों का जवाब दे सकूंगा। मेरे पास जो बांस है वो हथियार बन जाएंगे, वो अस्त्र शस्त्र बन जाएंगे, वो अंग्रेज है मेरा, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन्हीं बातों से वो जो आदिवासी लोग थे वो अलूरी सीताराम राजू के साथ आ जाते हैं। अंग्रेजों को इन बात से पता चलता है कि आदिवासी क्षेत्रों में ये आंदोलन कौन शुरू कर रहा है। तो पता चलता है कि अलूरी सीताराम राजू नाम का एक शख्स इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है, इस आंदोलन को उग्र कर रहा है। तो अंग्रेजों को इस बात का पता चलता है। तो 1924 में अलूरी सीताराम राजू को फांसी दे जाती है और ये आंदोलन यही स्थगित हो जाता है। आंदोलन क्या है? यही स्थगित हो जाता है। अलूरी सीताराम राजू को 1924 में फांसी के साथ ही आदिवासी जो गडेम पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन छिड़ा था। गुरिल्ला आंदोलन यानी छापामार पद्धति। छापामार पद्धति का बड़ा उदाहरण शिवाजी के द्वारा में देखने को मिलता है। तो ये जो गुरिल्ला आंदोलन था वो अलूरी सीताराम राजू की फांसी के साथ ही क्या हो जाता है? समाप्त सा हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवध में एक किसान सभा की स्थापना भी होती है। अवध में एक किसान सभा की स्थापना भी होती है। अवध किसान सभा 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अवध का दौरा करते हैं। उसी समय अवध किसान सभा की स्थापना होती है 1920 में। 1 महीने के अंदर ही इसकी 300 शाखाएं बन जाती है। किसकी? अवध किसान सभा की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। शहरों में इस आंदोलन की क्या प्रतिक्रिया है?
शहरों में इस आंदोलन की प्रतिक्रिया मैं आपको बता दूं, पहले दो ही प्रतिक्रिया है। एक तो क्या हुआ कि खादी का जो कपड़ा था वो बड़ा महंगा था, जिसमें गरीब मजदूर है वो लोग खरीद नहीं पाते थे, तो शहरों में आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ गया था। दूसरी बात ये कि जो छात्र और छात्राएं जिन्होंने कॉलेज व स्कूल का बहिष्कार किया था, उनके पास कोई वैकल्पिक संस्थाएं नहीं थी, यानी कोई कोचिंग नहीं थी। जैसे हमारी कोचिंग स्मार्ट क्लासेस है, उसी तरह कोई अलग सा विकल्प नहीं था, उस तरह विकल्प नहीं था। अब तो आपके पास बहुत विकल्प, आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह पहले कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, वापस स्कूल में जाना शुरू कर दिया। तो शहरों में भी आंदोलन क्या हुआ, ठंडा पड़ गया, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठंडा और आदिवासी क्षेत्रों में भी ठंडा। अब ऐसे आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को एक कांड होता है, चोरा चोरी कांड। कहाँ है ये चोरा चोरी? ये है गोरखपुर यूपी, गोरखपुर यूपी, और यूपी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, सॉरी यूपी को उत्तर प्रदेश से कहते हैं। तो गोरखपुर में ये आंदोलन, ये चोरा चोरी कांड होता है। एक जुलूस जा रहा था लोगों का, तो क्या किया अंग्रेजों ने, जो पुलिस थी वहां की अंग्रेज पुलिस थी, उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। अंग्रेजों ने जो लाठीचार्ज की उससे लोग भड़क गए, और जो 21 बताए जाते हैं 21 जो पुलिस कर्मी थी उन्हें जिंदा जला दिया गया। उन्हें क्या जला दिया गया? जिंदा। गांधी जी को इस बात की सूचना मिली, तो गांधी जी बड़े स्थगित, तो गांधी जी का हाथ बड़ा स्तंभ हुआ। गांधी जी ने ये आंदोलन अब वापस ले लिया। गांधी जी ने यह आंदोलन क्या ले लिया? वापस ले लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली से ये आंदोलन गांधी जी क्या लेते हैं? वापस ले लेते हैं। इस पर हम अगर इंडियन हिस्ट्री में बात करें तो इस पर और भी प्रतिक्रिया पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस देते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि कन्याकुमारी के गांव की सजा हिमालय के गांव को क्यों मिल रही है गांधी साहब, और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आंदोलन बड़ा चरमोत्कर्ष स्थिति पर था, अगर अब इस आंदोलन को अगर स्थगित किया जाएगा तो हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा। लेकिन गांधी जी का सिर्फ एक ही मानना था, गांधी जी अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहते थे, अहिंसा नहीं चाहते थे। तो गांधी जी ने अहिंसा को देखते ही इस आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। तो दोस्तों ये था भारत में राष्ट्रवाद। इसके आधे भाग को हम असहयोग तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर खिलाफत आंदोलन बताया आपको, फिर बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, और चोरा चोरी कांड के साथ ही यह आंदोलन क्या होता है? स्थगित। अब हम गांधी जी के और आंदोलन है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जय हिंद, जय भारत।